नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में और मैं हूं नीलम पांडे। आप हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह देख रहे हैं, जिसमें राजनीति से जुड़े कई सवाल आप लोग हमें भेजते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि उन सभी का जवाब आपको दिया जा सके। इस सप्ताह भी आपने कई सवाल हमें भेजे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, डीके सिंह आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। बस यही मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि द प्रिंट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का 5th बैच शुरू होने वाला है। अगले महीने से शुरू होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप एनरोल करें अपने आप को। अगर आपने देखा होगा पहले भी जिस तरह से कुछ-कुछ बीच में हम लोग क्लिप्स डालते रहते हैं वीडियोज़ की कि हम कैसे इसको हैंडल करते हैं मतलब देखिए वो ये नहीं हम थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं हम जर्नलिज्म पढ़ाते हैं या हम सिखाते नहीं हैं। हमारा मॉडल है कि हमने जो सीखा वो शेयर करते हैं। जो अब तक हमने सीखा है वो शेयर करते हैं कि हम करते क्या हैं। जैसे अगर राजनीति कवर करने में आपका विश्वास है, तो हम कैसे कवर करते हैं? सोर्स कैसे बनते हैं? स्टोरी कैसे डिसाइड करते हैं? कहाँ-कहाँ से पॉसिबल स्टोरी आ सकती है? चुनाव कैसे कवर करते हैं? कैसे कवर करते हैं, कैसे नहीं करनी चाहिए? बिकॉज़ हमने भी अपनी गलतियों से काफ़ी सीखी है, इतने सालों में। वो भी हम शेयर करते हैं कि ऐसी-ऐसी गलतियाँ हम करते रहे हैं। जब आप रिपोर्टिंग करो, ये नहीं करो। तो थोड़ा-सा हमने एक अलग तरह से इसका एक डेवलप किया है इस पूरे कोर्स को। जिसमें जैसे मैंने कहा कि हम सिखाते नहीं, अब आपके साथ बैठ के सीखते हैं और शेयर करते हैं। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो जितनी जल्दी हो सके एनरोल करें और आप फिर हमसे मिलेंगे। मैं रहता हूँ फैकल्टी में, ये हैं, हमारे जितने कॉलीग्स हैं दिल्ली में और बाहर, वो सब आपसे शेयर करते रहेंगे। जी, अक्टूबर में कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हुँ, तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं हुँ, लेह लद्दाख से हुँ। जुड़ा हुआ प्रश्न है जो हमारे व्यूअर भारत दैट इज़ इंडिया ने भेजा है, वो जानना चाहते हैं। लेह लद्दाख में होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर मोदी सरकार पिछले 2-3 सालों से वो कहते हैं आँखें बंद किए हुए थी। कोई सरकार की तरफ से बात नहीं कर रहा था, जबकि खुद बीजेपी ने 6 शेड्यूल देने का वादा किया था। क्या ये हिंसा वो पूछते हैं शांतिपूर्ण प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ने के बाद ये इसका एक कारण हो सकता है? और क्या सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई सरकार और गृह मंत्रालय एक तरह से अपना फेलियर छुपाने के लिए कर रही है? देखिए, वो तो मैं नहीं कहूँगा कौन क्या छिपा रहा है, कैसे हो रहा है बिकॉज़ अभी धीरे-धीरे सारी बातें निकल के आएँगी। जब हम अभी बात शुरू कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक को अभी हमारी कॉलीग हैं बिस्मी जो कि लद्दाख में अभी उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया है कि डिटेन कर लिया गया है सोनम वांगचुक को। क्योंकि उन्होंने इनका कहना है पुलिस का कि प्रोवोकेटिव स्पीचेज़ काफ़ी दिए इन्होंने और कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स लेके ऐसे प्रोवोकेटिव स्पीचेज़ दिए जिससे कि हिंसा भड़की। क्या हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। अभी तो जो कहा जा रहा है आपको उसी को देखना पड़ेगा। जहाँ तक ये बात है कि बातचीत क्यों नहीं हो रही थी, ये सच है 2-3 साल से तो नहीं बिकॉज़ बातचीत हो रही थी। लेकिन पिछली बातचीत जो है सेंटर से इनका मई में जाकर हुआ था। हुँ। तो 6 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लमैटिक है। आप क्या कर रहे थे? शायद इतना सीरियसली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंटिसिपेट नहीं कर रहे हो कि इतना कुछ हो जाएगा वहाँ पे या इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं। जहाँ तक 6th शेड्यूल की बात है, देखिए अब गवर्नमेंट का क्या इसमें नज़रिया है, उसमें सिक्योरिटी ये बॉर्डर बॉर्डर रीजन की हम बात कर रहे हैं, उसमें 6th शेड्यूल के क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो इसलिए सेंटर रिलक्टेंट है कि हम एक्सटेंड करें 6th शेड्यूल को लद्दाख में ही। तो वो स्टडी चल रहा होगा कि कहाँ तक क्या दे सकते हैं। बट पॉइंट है कि कहीं न कहीं तो डिस्कनेक्ट हुआ। हुँ। क्योंकि अगर आपको वहाँ 2 सप्ताह से हंगर स्ट्राइक चल चल रहा है और आप ही कह रहे हैं कि प्रोवोकेटिव स्पीचेज़ लोग दे रहे थे वहाँ पे, तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ थी? हमें ये पता क्यों नहीं था? आप कहाँ थे? अगर चलें मान लें कि उनको भड़का दिया कि वांगचुक हो या जो भी दूसरे एलिमेंट्स जो आप मतलब सरकार की तरफ से जो है कि जिन्होंने भड़काया, तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस को पहले ही पता होना चाहिए था। हम पहले से पहुँच के ऐसा नहीं होने देते। तो वहाँ पे फेलियर तो है। 6 महीने से बातचीत ठीक है, आपको नहीं माननी है 6 शेड्यूल वाला डिमांड, स्टेटहुड का नहीं मांगना है। आपको लगातार एंगेज करके लोगों को रखना पड़ता है। आफ्टर ऑल आप बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं। वहाँ पे आप नहीं चाहते कि इतना डिस्कनेक्ट हो जाए और लोगों में जो है सो एक डिस्कंटेंट आ जाए उसमें लोगों की को कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। आपको बहुत प्रोएक्टिवली एंगेज करके रखना था, जो आपने नहीं किया। वहाँ पे गलती है सरकार की। इंटेलिजेंस आपको क्यों नहीं पता था, वहाँ पे भी गलती है। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप कहाँ थे? अगर आपको पता था ये सब हो रहा है, हुँ।
हुँ। तो आप पहले से वहाँ क्यों नहीं थे? जी, लद्दाख से ही जुड़ा एक और प्रश्न है हमारे व्यूअर श्रेया का, वो जानना चाहते हैं, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल देना ज़रूरी है, अगर ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो? क्या केंद्र सरकार लद्दाख को कुछ अन्य प्रावधान दे सकती है, जिससे उनको थोड़ी बहुत और ऑटोनॉमी मिले? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल जो है सो बस नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को ही दिया गया है। असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा को। उसके बाहर के जितने स्टेट्स हैं, अगर ट्राइबल एरियाज़ को, उनके कल्चर के लिए उनको जो अलग आपको एक ऑटोनॉमी देनी है, तो वो 5th शेड्यूल के अंदर आप दे सकते हैं। 5th शेड्यूल में आप किसी शेड्यूल एरिया आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स का जो है। लेकिन 6th शेड्यूल का डिमांड जो है, बिकॉज़ 5th शेड्यूल में भी काफ़ी कुछ सेफगार्ड्स हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा, लेकिन वो फिर वहाँ पे गवर्नर का जो है सो उस पे डायरेक्ट होगा कि एडवाइजरी हुँ, रोल होगा, गवर्नर क्या-क्या करना है। ये जो 6th शेड्यूल में बहुत ही ऑटोनॉमी बहुत ही वाइड है उसमें। जैसे अब 6th शेड्यूल में होता है कि जैसे आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं या ऑटोनोमस रीजन्स बनाते हैं। उनकी ऑटोनॉमी यहाँ तक है कि अपना कानून भी वो वहाँ बना सकते हैं, उनके अपने कोर्ट होते हैं। और उस कोर्ट में कुछ कुछ ऐसे-ऐसे ऑफेंस देख लीजिए, जैसे जिसमें डेथ सेंटेंस हो या फिर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो। इस तरह का ऑफेंस नहीं, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों में अपना कानून आप खुद बनाते हैं। हुँ, और उसको चैलेंज करने के लिए आप वो जो भी डिसीज़न होगा वो फिर जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ आपके लैंड आप किसको देंगे, नहीं देंगे। फॉरेस्ट अगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है तो उसको क्या यूज़ होगा। आपका फिशरीज़ से लेके, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सारे सेक्टर में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत ही एम्पावर्ड होती है वो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो वो इसीलिए उस 6th शेड्यूल की बात करें। उनके उनमें लेजिस्लेटिव पावर होता है, एग्ज़ीक्यूटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर्स होता है उन काउंसिल्स में। बहुत पावरफुल, बहुत ही वाइड ऑटोनॉमी दिया दिया हुआ है उसमें। हुँ, इसलिए ये चाह रहे हैं। हाँ, 6th शेड्यूल केवल उन्हीं 4 स्टेट्स के लिए अप्लाई होता है। लेकिन ये भी है कि अगर आप चाहें तो आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लीजिए, अगर आपको देना ही है तो। नहीं तो आप 5th शेड्यूल में अगर कुछ और एम्पावर करना चाहते हैं, पॉइंट है कि आपको एंगेज करके कुछ आप क्या-क्या दे सकते हैं, एंगेज तो करेंगे आप। हुँ, रास्ता निकालें कुछ। वो एंगेजमेंट जो है बीच में ब्रेक काफ़ी दिनों से हो गया था। प्रॉब्लम वो है। क्या देना है, उनका मेन ग्रीवेंस क्या है? अब मेन ग्रीवेंस जब आपको पता चला तो उसके बाद दूसरी तरह से भी एड्रेस हो सकता है। लेकिन उसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा साथ में। जी। जीएसटी में जो अभी चेंजेस आए हैं, उसको लेके हमारे व्यूअर आई एम स्पाइसी जलेबी का प्रश्न है। वो कहते हैं सरकार जीएसटी सुधारों को अभूतपूर्व और उपभोक्ताओं के लिए बड़ा लाभकारी दिखाने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं थोड़ा विरोधाभासी लगता है क्योंकि यह वही प्रशासन था जिसने पहले जीएसटी फ्रेमवर्क लागू किया था। क्या आपको लगता है कि इस पहल के प्रति लोगों को ज़मीन पर एक तरह से जो गवर्नमेंट की तरफ जो धारणा है कि ज़्यादातर लोग इससे उदासीन ही लगेंगे। आपको लगता है कि वो पिछला याद रखेंगे जो हुआ देखिए, है? ये बहुत जल्दी होगा कहना कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है ग्राउंड पे। लेकिन अभी आप इमीडिएटली देख रहे हैं, नवरात्रि के फर्स्ट डे से हुँ, एटलीस्ट ऑटोमोबाइल के लिए कम से कम जो भीड़ लगी हुई है, हुँ। कार खरीदने के लिए जो भीड़ जी, लगी हुई है, तो उसका वो इमीडिएट इम्पैक्ट तो दिख रहा है। बाकी इसका जो इम्पैक्ट आपके अब जनरली जो रोज़मर्रा के एस्टिमेट्स हुँ, आता है, रोज़मर्रा की चीज़ों को जो जिसमें कमी आएगी इससे, उसमें कहा था कि हाउसहोल्ड का जो एक एक्सपेंडिचर है, ये चेंज करने के बाद करीब 12 से 13% तक एक्सपेंडिचर आपका मंथली घट जाएगा। हुँ, तो पॉइंट है कि आपकी उससे सेविंग्स होगी। और सेविंग्स का फिर वही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब सेविंग्स आपको जो बच रहा है, वो सेविंग्स से आप कुछ और स्पेंड कर रहे हैं या फिर अपना सेविंग्स रख रहे हैं। हुँ, ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट आपको उसका तब दिखेगा। तो ये कहते हैं कि इससे अभी जैसे टैक्स का ले लें, जो अभी जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो आपके पिछले बजट में हुँ, उसके बाद दिए गए थे रिबेट्स, और इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म हुआ है। तो ये सबको मिला के करीब 0.75 परसेंट जो है जीडीपी का, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ और के चक्कर में जो है कि नुकसान जो एस्टिमेटेड है कि 1% तक जीडीपी का नुकसान हो सकता है। तो वो ये ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन हमारे ए के भट्टाचार्य हैं, हमारे पहले एडिटर थे जब मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड में था मेरे वो। हुँ, तो उन्होंने एक हमारे यहाँ बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है उन्होंने। उन्होंने एक वो क्या कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स को आप ऐसे देखो कि मोदी का अपना एक पूरा पॉलिसी में शिफ्ट है। वो जो बता रहे हैं कि कोविड के बाद से देखिए कि इनका कैसे इकोनॉमी का कैसे किस तरफ थ्रस्ट रहा है। इनका थ्रस्ट रहा है कि आप फिस्कल डेफिसिट पूरा जितना नीचे लाओ,
फिजिकल डेफिसिट नीचे खींचो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करते चले जाओ और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहो। ये इनका कोविड के बाद से ये रहा है। लोगों ने कहा भी था कि टैक्स कट्स के थ्रू आप कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ करो, लेकिन ये सरकार उस तरफ जा रही थी। अब जो ए के भट्टाचार्य कर रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स मेरा डोमेन नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से उस पर ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। वो कहते हैं कि डिमांड के थ्रू जो है ना, एक डिमांड स्टिमुलस दे के वो चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, जनरेट करने का, वो ग्रोथ को जनरेट इसके थ्रू करना चाह रहे हैं। सो ये अभी शुरुआत है, हो सकता है और भी इस तरह का हो कि अगर आपने ये देख लिया कि डिमांड ड्रिवन ग्रोथ होगा, तो शायद ये रिफॉर्म्स अंत नहीं हो, कुछ और भी बहुत सारे स्टेप्स आ सकते हैं सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में। जी। बिहार की राजनीति से जुड़ा प्रश्न है आदित्य का, वो जानना चाहते हैं कांग्रेस बिहार में बैठक क्यों कर रही है? सीडब्ल्यूसी की बात कर रहे हैं वो। आपके अनुसार किस पैरामीटर के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है या नहीं? वोट शेयर बढ़ना या सीटों की संख्या बढ़ना, और आपके हिसाब से कौन-सी पार्टी आरजेडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है? प्रशांत किशोर की जन स्वराज या ओवैसी की एआईएमआईएम? देखिए, कांग्रेस की तरफ से तो अगर मैं कांग्रेस की तरफ से देखूँ इसको, तो ये मैं बोलूँगा देर है दुरुस्त है। हुँ। हमें ध्यान भी नहीं था कि लास्ट टाइम सीडब्ल्यूसी मीटिंग बिहार में 1940 में हुई थी। उसके काफ़ी काफ़ी सालों लंबा बाद समय। तक कांग्रेस वहाँ पावर में थे। सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई ही नहीं थी। ये जब हुआ है तब हम लोग जाके हम लोगों को पता चला, अच्छा इतना पहले हो हुँ। गया था। तो चलिए, देर है दुरुस्त है। मतलब आखिर कांग्रेस अब कोशिश देख रहे हैं कि 90 के बाद से आपने देखा है कांग्रेस ने जैसे छोड़ दिया हो बिहार को, कि वो मंडल पॉलिटिक्स के बाद कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब एटलीस्ट कांग्रेस थोड़े-से एम्बिशियस हो रही है बिहार में। कितना सक्सेसफुल होगी पता नहीं, एम्बिशियस हो रही है। आपने राहुल गांधी की आपने यात्रा देखी, अब सीडब्ल्यूसी देख रहे हैं। वो अति पिछड़ा वर्ग के लिए अपने मैनिफेस्टो वाले सारे प्रोमिसेस लाने लगे हैं। तो आप पुश देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक अटेम्प्ट है कि हम फिर से यहाँ पे जागें, मतलब पार्टी को थोड़ा-सा हुँ, जागृत मजबूत करें। करना। हुँ, उनका सक्सेस हम कैसे देखेंगे चुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव में उनको मेरे ख्याल से 9.5% वोट मिले थे और 19 सीट जीते थे। लेकिन वो तब था क्योंकि 70 सीटों पे उन्होंने 70 सीट्स पे कांग्रेस ने लड़ा था। तब जाके 9.5% जो है उनका हुँ, वोट शेयर था। अब डिपेंड करेगा कि इतना कुछ आपने मोमेंटम जनरेट करने की कोशिश की है, आप कितनी सीट पे लड़ पाते हैं? क्योंकि ये मत भूलिए कि वहाँ भी साल दशकों से तो बहुत सारे सीट्स जहाँ पे कांग्रेस लड़ी ही नहीं है। तो इतना आसान नहीं है पार्टी को रिवाइव करना, कोई यात्रा करके नहीं होता। मतलब आपको तो नीचे वर्कर्स तक नहीं होंगे, नेता तो छोड़ें। हुँ, अब उन 70 में क्या तेजस्वी यादव एग्री करेंगे आपको फिर से 70 देना है या फिर इवन 60 सीट देना? तो वो उस पे डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस को कैसे जज करते हैं। लेकिन हाँ, हम स्ट्राइक रेट देखेंगे उस समय। जैसे हमें जज करना है, तो अगर 70 में आप 19 लाए थे, बहुत ही पुअर स्ट्राइक रेट था। तो आपको जो भी जितने भी सीट्स मिलते हैं, उसमें आपका स्ट्राइक रेट क्या रहता है? और फिर एक्चुअल जो वोट शेयर है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर हम उसको देखेंगे, कंपेयर करने के लिए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जी। जहाँ तक इनका क्वेश्चन है प्रशांत किशोर ओवैसी के बारे में, देखिए, एक कुछ कुछ इलेक्शन से जो आपने देखा है, ओवैसी का जो मेन वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। कुछ समय से आप देख रहे हैं इलेक्शंस में कि मुस्लिम्स, ये मेन पार्टी जैसे कांग्रेस जहाँ पे है, या फिर अगर आप आगे आप बंगाल जाएँगे तो वहाँ पे आप तृणमूल कांग्रेस, वो उन रैली अराउंड कर रही है उन मेन पार्टी के पीछे। क्योंकि ओवैसी जब से अकेले लड़ना शुरू हो गया, छोटी-मोटी पार्टी को लेके महाराष्ट्र में जैसे लड़ते थे वो अम्बेडकर के साथ, वो लड़े हैं हुँ, उसमें। तो वोट्स उनका उस तरह से निकल के नहीं है। बस एक औरंगाबाद सीट, हैदराबाद का जो बाहर निकले थे, औरंगाबाद सीट वो जीत पाए थे, एआईएमआईएम। तो फिर धीरे-धीरे उनका जो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, भीड़ भी आ जाती है, लेकिन जब वोटिंग के टाइम में, वो कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग, उसमें लोगों को लगता है कि शायद इनको वोट देके हम वेस्ट वेस्ट ना कर दें। पिछली बार ही बिहार में 5 सीटें आई थी एआईएमआईएम को, 4 एमएलए चले गए छोड़ के। तो इस बार अब उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि पिछली बार हमने देखे क्या कर लिया, अब इस बार क्या करेंगे? तो ओवैसी बहुत ज़्यादा, मतलब पिछली बार उन्होंने डैमेज किया था आरजेडी को। हुँ, लेकिन डैमेज वैसे थोड़ा, लोग जो कहते हैं वोटकटुआ के हिसाब से मैं नहीं डैमेज करने का, तो हर एक पार्टी को अधिकार है लड़े जितना जीते। तो उसमें नुकसान हुआ था आरजेडी का। इस बार एआईएमआईएम एक्चुअली चाह रही थी जाना इनके साथ, और अभी भी चाह रही है हुँ, कि हम मतलब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट अलायंस हो। लेफ्ट सबके साथ हमको साथ में लेके चलें।
लेकिन ये लोग उनको नहीं आने दे रहे हैं बिकॉज़ इनका एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि शायद इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे मुस्लिम वोट के लिए अब, और ये ज़्यादा हमारा वोट भी नहीं ले जा सकते। तो देखिए मतलब उसका क्या होता है, मतलब अभी से कहना मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर किस तरफ काटेंगे, अब अगेन वो बहुत मुश्किल सवाल है। एक जनरली जो यहाँ से बैठ के अभी जो कह सकते हैं, इलेक्शन का भी दिन है, कि ये दोनों तरफ होगा ये तो सबको है। दोनों तरफ में किसका ज़्यादा होगा? अब क्या आरजेडी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो देखिए उनका एक कास्ट ब्लॉक जो है यादव्स का, वो तो उनके साथ इंटैक्ट रहता है। मुस्लिम्स भी मोर और लेस उनके साथ रहेंगे ही। बाकी जो पिछले चुनाव में हम लोग, आप भी गई थी, मैं भी गया था घूमने के लिए, वहाँ जो एक यूथ में जो था, एक कास्ट लाइन के बाहर जैसे नॉन यादव आपको हुँ। यूथ दिखते थे उनके रैलीज़ में। अक्रॉस बेसिकली वो एक्सपैंड हो गया था काफ़ी वो। उनका कुछ हुआ नहीं। इस बार प्रशांत किशोर इतने एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बहुत अच्छी राजनीति अभी वो कर रहे हैं, एटलीस्ट जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं। उसमें वो लोग जो हैं, उन यंगस्टर्स में जो कि अदरवाइज़ जाते तेजस्वी के साथ, हुँ। वो शायद प्रशांत किशोर के साथ आ जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं अभी भी एनडीए में, जो कि बहुत ही निराश हैं नीतीश कुमार से। लेकिन वो ऐसे वोटर हैं जो कि तेजस्वी को कभी वोट नहीं देंगे। तो उनके पास इनका अल्टरनेटिव भी है। एक लार्ज सेक्शन ऑफ वोटर्स आप बिहार में देखेंगे, जो कि एक जितना भी निराश हो नीतीश कुमार से, लेकिन तेजस्वी को नहीं देंगे। ये वोटर्स जो वैसे जाते हैं एनडीए में या बीजेपी में, उनको लगेगा कि नहीं नीतीश कुमार बहुत हो गया, प्रशांत किशोर को ट्राई करते हैं। तो ये सारा हम थ्योरेटिकल बेसिस पे कह रहे हैं, मतलब क्या होगा अल्टीमेटली ये हमें पता नहीं, बट यहाँ से बैठ के देखें तो कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ कट सकता है ये। बिहार से जुड़ा हमारा एक और व्यूअर का प्रश्न है, वो जानना चाहती हैं तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य भी परिवार से नाराज लग रही हैं, जिस कारण की बात की जा रही है वो संजय यादव हैं, जो तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। संजय यादव में ऐसी क्या बात है, जो परिवार में इतना ड्रामा वो कहते हैं पैदा कर रही है? और अब क्योंकि लालू जी यादव परिवार के बिग बॉस हैं, पार्टी और परिवार में उनका क्या रोल है? देखिए संजय यादव दोस्त रहे हैं, दोनों क्रिकेट साथ में खेलते थे। हुँ। संजय वैसे हरियाणा के हैं, लेकिन दोनों साथ उस समय से हैं। संजय यादव तेजस्वी के लिए प्रशांत किशोर की तरह सारी स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी संजय यादव देख रहे हैं। ये परिवार में जो शुरू हुआ है, ये अब तब से देख रहे हैं जब से संजय यादव को इन्होंने राज्यसभा भेजा। हुँ। देखिए रोहिणी आचार्य ने भी चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव हारे। उसके बाद से जो हमें कहा जा रहा है, हालाँकि उन्होंने एकदम पूरी तरह से मना किया कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। लेकिन वहाँ जो आरजेडी में के लोग हैं, जो जानते हैं चीज़ों को, कह रहे हैं कि उनको अब असेंबली इलेक्शन में जैसे लड़ना था, उसमें उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है कि मतलब अब जाओ, फेस अगर बनना हो तो। पूरा तेजस्वी पार्टी को इस पे ग्रिप करके रखे हुए हैं। तेज प्रताप ने पहले भी जो है सो ब्लेम किया था संजय यादव को। हुँ। इवन आपकी मीसा भारती खुश नहीं रहती, बिकॉज़ संजय यादव का ऑलमोस्ट पूरा कंट्रोल है, जिस तरह से पार्टी चलती है, जो स्ट्रैटेजी चलती है, और काफ़ी क्लोज़ हैं तेजस्वी के वो। तो इस तरह की बातें आप इसमें सुन रहे हैं। अब उनको ये भी लगता है कि हरियाणा से आके हमारे बिहार को जो पूरा आपने ये करके रखा है। लेकिन संजय यादव, टू बी फेयर टू हिम, देखिए संजय यादव की उनकी स्ट्रैटेजी जैसे उन्होंने हेल्प किया है तेजस्वी को, ये तो फ़ायदा हुआ है कि आरजेडी को थोड़ा-सा, जो एक पूरी तरह से जो एक यादव मुस्लिम की पार्टी मानी जाती हुँ। थी। आप देखिए बहुत ही कॉन्शियसली आरजेडी कोशिश कर रही है कई सालों से कि हम इससे निकलें। ये ट्रैप, मतलब केवल कि ये आरजेडी केवल मुस्लिम यादव की पार्टी है। वो और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अपील उनका दूसरी तरह से करना चाह रहे हैं। मतलब एक थोड़ा-सा उन्होंने काफ़ी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। आप देखिए कि वोटर अधिकार यात्रा में अगर राहुल ने पूरा अगर वोट चोरी को लेके मुद्दा बनाया, हुँ। तो तेजस्वी यादव यात्रा में निकले तो वो लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो एज़ एन एडवाइज़र अगर देखें संजय यादव का रोल, तो आपको तेजस्वी के लिए बेटर दिखेगा। लेकिन फैमिली खुश नहीं है, बिकॉज़ अब एक परिवार सबको चाहिए, एक पाई जो होता है उसमें, हुँ। मतलब पावर का सबको चाहिए होता है। तो इसलिए अब संजय यादव चूँकि बाहर से आए हैं तो टारगेट हो रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव के बारे में इन्होंने पूछा। है देखिए वो बैकग्राउंड से ज़्यादा चल रहे हैं। मतलब अभी नेशनल प्रेसिडेंट तो वही है आरजेडी के। हुँ। एडवाइस भी तेजस्वी करते रहते हैं, लेकिन तेजस्वी फ्रंट में है। लालू लालू यादव जब एडवाइस देना होगा देंगे, जब इंटरवीन करना होगा करेंगे।
अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली जो है जैसे पहले थे वो तो अब रहा नहीं, वैसे भी दिखता है। जी। नितिन पटेल जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो योगी सरकार ने हाल में ही जाति आधारित राजनीतिक कार्यक्रमों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के तहत एफआईआर में जाति उल्लेख ना करने का पालन किया है। आपके इस क्या विचार हैं? देखिए ये हाँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर का बात है वो तो सही है। अब एफआईआर में जाति का नाम देने से अब वो तो इन्वेस्टिगेशन में जो है थोड़ा-सा प्रेजुडिस हो जाता है। तो वो सब तो सही है, उसमें मुझे है कि स्टेट होके आप स्टेट की तरफ से आप ऐसे-ऐसे नहीं करें। लेकिन जहाँ तक बैन है रैलीज़ पे, वो हुँ, मेरे ख़्याल से गलत है बिकॉज़ देखिए एक हि कुछ जो अंडर प्रिविलेज्ड जो कास्ट्स हैं, हुँ, जो हमेशा हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस से फाइट करते रहे हैं, उनके लिए वो सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है, फाइट करने के लिए। आप उसको मोबिलाइजेशन रोक देंगे तो ये बड़ा रिग्रेसिव स्टेप हो जाता है। टाइमिंग भी इसका इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ आप देख रहे होंगे ये अखिलेश यादव गुज्जर चौपाल सब शुरू करने वाले थे। हुँ। इधर कांग्रेस पासी सम्मेलन करने वाले थे। मायावती की भी रैली 9th को होने वाली है। तो इस समय इस तरह का बैन करना, तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या इंटेंट हो सकता है। लेकिन मैं ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करूँ ये गलत है। हमारी एक और व्यूअर हैं, वो जानना चाहती हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के विभिन्न इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं? वे एक विद्वान और गरिमामय व्यक्ति लगते हैं और मैंने, वो कहती हैं, उन्हें कभी किसी राजनीतिक शख्सियत या पार्टी के पक्ष में आलोचना करते नहीं देखा, फिर उनके खिलाफ इतनी नेगेटिविटी क्यों है? देखिए जब से सुप्रीम कोर्ट में आप ऐसे ही देख रहे हैं, कभी कई बहुत सारे रूलिंग्स हुए जिसमें आप देखेंगे एक तरफ लेफ्ट के लोग लिबरल्स काफ़ी खुश हो गए। एक समय लिबरल्स के पोस्टर बॉय थे। हुँ, जब उन्होंने कहा उन्होंने डिसाइड किया प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट होगा तो चारों तरफ तालियां बज रही थी। जब उन्होंने अ, आपने देखा जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जो उनका जजमेंट था फिर तालियां बज रही थी। आपके इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन मतलब उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जब इन्होंने कहा था कि सीजीआई भी उसका पार्ट होगा, जो कि बाद में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने अपना उसको लॉ ला के पार्लियामेंट के थ्रू जो है सो इनका जो था कैसे इलेक्शन कमीशन को जो है सो गवर्नमेंट के बेसिकली अपॉइंटमेंट प्रोसेस गवर्नमेंट का कैसे ख़त्म किया जाए, तो उससे भी काफ़ी तालियां बजी थी इनके लिए। लेकिन फिर के बीच-बीच में कोई दूसरे जजमेंट आ गए जैसे अयोध्या वाला रूलिंग हुआ, अयोध्या राम टेम्पल वाले में, हुँ। तो फिर अब लेफ्ट लिबरल्स नाराज़ हो गए, राइट के लोग जो थे वो खुश हो गए। फिर आप देखेंगे इनका से साबरीमाला वाले में था, लेफ्ट लिबरल खुश हो गए, राइट के लोग नाराज़ हो गए। अब इन्होंने जब कहा कि आधार वाले में जो एक बेंच के पार्ट थे, मतलब इन्होंने जब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ऑफ कोर्स इनकी चली नहीं बिकॉज़ डिसेंटिंग था ये। लेकिन उसमें लेफ्ट लिबरल के फिर से हीरो बन गए कि जब आधार को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। लेकिन फिर ये दिखे कि अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके घर पे आए हुए हैं गणपति पूजा करने के लिए, तो फिर दूसरा साइड खुश हो गया, इधर वाले नाराज़ हो गया। हुँ, अब जैसा जनरली हमारे राजनीति और सोसाइटी में जो चलता है कि बैलेंस्ड करके जो है ना अब हम देखते नहीं हैं। या तो आप इधर हैं या उधर हैं। हुँ, अगर जस्टिस चंद्रचूड़ केवल कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मान के कि हम बस वही करेंगे जो लॉ कहता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो के थ्रू सही है या गलत है, उसमें हमेशा दोनों साइड खुश नहीं रह सकता बिकॉज़ सब एक्सपेक्ट करता है कि आप आइडियोलॉजिकल थिंकिंग करो। अब एक जज एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता। हुँ। जज को जाना पड़ता है जो उनको उनका जो काम है संविधान के जो उनको ज़िम्मेवारी दी हुई है। अब उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ को इसीलिए कभी इधर से पढ़ती है, कभी उधर से पढ़ती है। उनको खुश होना चाहिए इनफैक्ट अगर आपको दोनों तरफ से अगर पढ़े, क्रिटिसाइज़ करें लोग, तो इसका मतलब आपने बहुत सही काम किया होगा। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें राजनीति से जुड़े अगर कोई भी प्रश्न है तो उन्हें ज़रूर भेजें। हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट एपिसोड में लिया जा सके।